नमस्कार दोस्तों। टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो चोल साम्राज्य है उसकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने चोल प्रशासन के बारे में थोड़ा सा हमने परांतक प्रथम, विजयालय और आदित्य प्रथम के बारे में पढ़ा था। हम जो चोल साम्राज्य है उसके जो साम्राज्य के जो शासक हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा, आज हम बात करेंगे दोस्तों जो राजराज प्रथम है उस राजराज प्रथम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो राजराज प्रथम है उसकी हम बात करें तो दोस्तों जो राजराज प्रथम उसका जो पहले नाम था उसका पहले नाम था अरुमोली वर्मन था। ठीक है, यानी कि उसका नाम था अरुमोली वर्मन। फिर विस्तृत साम्राज्य की स्थापना के बाद वो अपना नाम चेंज कर देते, उसको राजराज या राजाराज प्रथम कहा गया है। ठीक है, तो पहले राजराज प्रथम का अरुमोली वर्मन नाम था। फिर जैसे ही वो शासक बनते हैं और चोल साम्राज्य को जब वो विस्तृत करते हैं, बढ़ाते हैं, तब उनका नाम हो जाता है राजराज प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों इसको राजाराज प्रथम भी कह सकते हैं और राजराज प्रथम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखें तो यह चोल वंश का शक्तिशाली शासक था, यानी कि ये चोल साम्राज्य के अंदर या चोल राजवंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक था। चोल साम्राज्य में इतनी सुदृढ़ता प्रदान की कि यह आगामी 200 वर्षों तक दक्षिणी भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बना। यानी कि जैसे ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ऐसा मजबूत साम्राज्य स्थापित किया कि आगामी 200 वर्षों तक इस साम्राज्य को हिलाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था दोस्तों? राजराज प्रथम था। ठीक है, देखिए राजराज प्रथम ने अनेक विजय प्राप्त की, उसकी हम बात करें तो देखिएगा उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसने पांड्य जो शासक है अमरभुंज को पराजित किया, यानी कि जो पांड्य जो शासक था अमरभुंज है उसको उसने पराजित किया। और साथ ही दोस्तों इसने चेरों को भी पराजित किया, और चेरों को पराजित करने के साथ ही उनकी जो जहाजी बेड़ा था, यानी कि जो नौसेना थी दोस्तों, उसको भी उसने नष्ट कर दिया। किसने? इस राजराज प्रथम ने। देखिए दोस्तों, इस राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और श्रीलंका पर आक्रमण करके दोस्तों पूरी तरह से श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसने श्रीलंका के एक महेंद्र पंचम है, इस महेंद्र पंचम को वो पराजित करते हैं। और श्रीलंका की जो उस वक्त जब महेंद्र पंचम था उस वक्त श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर। इस अनुराधापुर को नष्ट कर देता है कौन? ये राजराज प्रथम। देखो उत्तरी श्रीलंका का नाम, फिर ये क्या करता है दोस्तों, ये जो राजराज प्रथम है और राजराज प्रथम ने अनुराधापुर है जो श्रीलंका की राजधानी थी, उस अनुराधापुर को बहुत लूटता है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। साथ ही उत्तरी जो श्रीलंका है उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लेता है और उत्तरी श्रीलंका का नाम चेंज करके नाम क्या करता है उसका? मामुंडी चोलपुरम रखता है। यानी कि उत्तरी श्रीलंका को क्या नाम प्रदान करता है? मामुंडी चोलपुरम। ठीक है, तथा उसकी नई राजधानी क्या करता है? पोलोनरू। ठीक है, पोलोनरू। ठीक है, ये याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, पोलोनरू। ठीक है, तो पोलोनरू किसकी राजधानी होती है दोस्तों? उत्तरी श्रीलंका की। ठीक है, पहले इसकी राजधानी क्या थी श्रीलंका की? अनुराधापुर। इस अनुराधापुर को नष्ट भ्रष्ट करने के पश्चात उसने उत्तरी श्रीलंका का नाम मामुंडी चोलपुरम रखता है और उसकी राजधानी पोलोनरू रखता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसने जो वेंगी का एक शासक था, ठीक है, यानी कि वेंगी का शासक है जटाचोड़ भीम। ठीक है, इस वेंगी के शासक के जटाचोड़ भीम को पराजित कर शक्तिवर्मन को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, जो वेंगी है वेंगी पर उसने अधिकार कर लेता है, यानी कि वेंगी के शासक जटाचोड़ भीम को पराजित करता है और वहाँ पर अपना ही एक सम्राट यानी कि शक्तिवर्मन को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है, वायसराय नियुक्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अगर देखें दोस्तों, ये जो पश्चिमी चालुक्य शासक था एक सत्याश्रय। ठीक है, यानी कि पश्चिमी चालुक्य यानी कि सत्याश्रय को भी पराजित करता है।
और दोस्तों कलिंग और मालदीव पर अपना अधिकार करता है। ठीक है, तो देखिएगा ये उसने इतनी विजय प्राप्त की, यानी कहने का मतलब है उसने पांड्य शासक अमरभुंज को पराजित करता है। ठीक है, और चेरों को पराजित करके उसके जहाजी बेड़ों को नष्ट कर देता है। श्रीलंका पर अधिकार करता है, श्रीलंका के शासक महेंद्र या महेंद्र पंचम को पराजित करता है और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उत्तरी श्रीलंका का नाम मामुंडी चोलपुरम रखता है और उसकी राजधानी दोस्तों पोलोनरूप रखता है। ठीक है, और वेंगी के जो शासक था यानी कि जटाचोड़ भीम को पराजित करके अपना ही एक सम्राट यानी कि शक्तिवर्मन को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। ठीक है, और पश्चिमी चालुक्य था दोस्तों, पश्चिमी चालुक्य सत्राश्चर्य को भी पराजित करता है और कलिंग और मालदीव पर अपना अधिकार कर लेता है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। यह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव यानी कि भगवान शिव को की उपासना करता था, यानी कि शैव धर्म का ये अनुयायी था जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी कि शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण इसने एक उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर की उपाधि वो धारण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे नारायण चोल के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसीलिए इसको क्या नारायण चोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसे, राजराज प्रथम को। ठीक है, देखिएगा इसके समय में दोस्तों तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, यानी कि तंजौर का है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के लिए एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा, इसी राजराज प्रथम के समय के अंदर करवाया जाता है, जो भारत का सबसे शिखर वाला मंदिर था, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर था। कौन सा, बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, क्योंकि ये 190 फीट ऊंचा था। इस मंदिर में राजराजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस मंदिर को किस नाम जाना जाता है, राजराजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि खुद के नाम पर भी इसका नाम निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि वैसे तो इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर कहा गया है, लेकिन इसका दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इस जो राजराज प्रथम है, इस राजराज प्रथम दोस्तों विजय राज्य के एक शासक था, यानी कि शैलेंद्र वंशीय शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन। ठीक है, इसका नाम देखिएगा, श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टम में बौद्ध विहार बनाने के लिए की एक अनुमति प्रदान करता है। कौन, ये राजराज प्रथम, जो कि इसकी उदार धार्मिक नीति को इंगित करता है, क्योंकि ये उदार यानी लिबरल प्रवृत्ति का इंसान था। ठीक है, इसने राजराजेश्वर मंदिर में बौद्ध मूर्तियों की स्थापना करवाई, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर था उसके अंदर दोस्तों इसने बौद्ध मूर्तियां भी स्थापित करवा था, क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो शैव धर्म के अनुयायी होने के साथ भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर उसने बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भी स्थापित करवाता है। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। हमने बात कर ली है कि राजराज प्रथम के बारे में। इसके साथ हम अगला जो शासक है दोस्तों राजेंद्र प्रथम की हम बात करें तो देखिए राजेंद्र प्रथम भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था चोल साम्राज्य का। ठीक है, देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक माना जाता है किसको, राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। ठीक है, राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र देखिएगा जो राजेंद्र प्रथम था, अपने पिता की भांति ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक था और महत्वपूर्ण शासक था, यानी कि इनके पिता का नाम था राजराज प्रथम, या उसको हम यूँ कह सकते हैं अरुमोली वर्मन भी हम कह सकते हैं। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। अपने शासन के 5वें वर्ष में दोस्तों क्या होता है कि अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने क्या किया, श्रीलंका यानी कि श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन भी कहा गया है। ठीक है, श्रीलंका पर दोस्तों ये आक्रमण करता है और उस पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता है। कौन, ये राजेंद्र प्रथम, और वहाँ का जो श्रीलंका का जो शासक था दोस्तों महेंद्र पंचम को क्या करता है, बंदी बना लेता है। जिस तरह उसके पिताजी राजा प्रथम ने भी दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण करता है और महेंद्र प्रथम को पराजित करता है और श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधापुर को नष्ट बस करता है और उत्तरी श्रीलंका का नाम चेंज करता है, नया नाम घोषित करता है मामुंडी चोलपुरम, और वहाँ की राजधानी पोलोनरूप रखता है। ऐसे ही उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, इसने भी श्रीलंका यानी कि सिलोन पर आक्रमण करता है और श्रीलंका पर पूरी तरह अपना अधिकार कर लेता है और वहाँ के जो शासक था महेंद्र पंचम उसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, उसने चेर और पांड्यों को भी पराजित किया है। ठीक है, यानी कि जो राजेंद्र प्रथम था दोस्तों, इसने चेर
और पांड्यों को पराजित कर वहाँ अपने पुत्र राजाधिराज को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, तो दोस्तों महेंद्र पंचम ने क्या किया, चेर और पांड्यों को पराजित करके अपना जो पुत्र था राजाधिराज को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है और साथ ही दोस्तों उसने एक उपाधि धारण करता है, यानी कौन सी, यानी कि चोल पांड्य की उपाधि धारण करता है। कौन, राजेंद्र प्रथम। देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे। वैसे तो जो राजेंद्र प्रथम है उसकी ये उपाधियाँ हैं, देखिए कि उसको किन किन उपाधियाँ दी गई थी। चोल पांड्य, गंगई कोंड चोल, पंडित चोल, मुंडी कोंड और वीर राजेंद्र, यानी कि कम से कम 5 या 6 उपाधि इसको प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी है, यानी कि एक तो है चोल पांड्य, एक है गंगई कोंड चोल, एक पंडित चोल, एक मुंडी कोंड चोल। ठीक है, और वीर राजेंद्र इसकी ये उपाधियां थी। ठीक है, देखिएगा दोस्तों जो राजेंद्र प्रथम है इसने क्या किया, जो बंग यानी कि बंगाल, यानी कि हम बात करेंगे पूर्वी बंगाल की। ठीक है, पूर्वी बंगाल के अंदर जो गोविंद चंद्र को, यानी कि पूर्वी बंगाल के शासक गोविंद चंद्र को तथा गंगा पार कर पाल शासक, यानी कि गंगा को पार करके जो पाल शासक था महिपाल को भी उसने पराजित किया। ठीक है, और उस उपलक्ष्य में, यानी कि इस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि धारण की, कौन सी, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करता है। यानी कि गंगई कोंड चोल की उपाधि कब धारण करता है, जब बंग शासक यानी पूर्वी बंगाल के शासक गोविंद चंद्र को और तो गंगा पार करके जो पाल वंश के शासक है, यानी कि जो पाल शासक है यानी कि महिपाल को वो पराजित करता है। इस खुशी में दोस्तों वह गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो राजेंद्र चोल है यानी राजेंद्र प्रथम की कौन कौन सी उपाधियां हैं। देखिएगा, चोल पांडे, गंगई कोंड चोल, पंडित चोल, मुंडी कोंड और वीर राजेंद्र, उसको इतनी उपाधियां प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों जो राजेंद्र प्रथम है, इस राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों एक नया नगर बसाया, यानी कि कावेरी नदी के किनारे निकट, और उस नगर का नाम है दोस्तों गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है दोस्तों, यानी कि गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नया नगर बसाया जाता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा कावेरी नदी के तट पर। और यहीं पे दोस्तों उसने एक झील का निर्माण करवाया था, यानी कि चोल गंगम झील का निर्माण करवाया। ठीक है, जो 16 मील लंबी थी दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों उसने गंगा तटीय राजाओं को गंगा जल भरवाया था। यहाँ पे कहाँ, इस चोल गंगम नामक झील के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो राजेंद्र प्रथम था, ये राजेंद्र प्रथम ने जो इसने श्री विजय राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक, देखिएगा इसने भी श्री विजय राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन को भी पराजित किया, क्योंकि इससे पहले इनके जो पिताजी थे, इन पिताजी ने दोस्तों जो श्री विजय राज्य के शैलेंद्र वंश शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन को दोस्तों जो नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की उन्होंने अनुमति प्रदान की थी, लेकिन इसके जो राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इस शैलेंद्र वंशीय शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन को वह पराजित करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए दोस्तों इस राजेंद्र प्रथम ने 1016 और 1033 में चीन में अपना एक दूत मंडल भेजता है। कब भेजता है, 1016 में भेजता है, और 1033 ईस्वी में भी चीन में अपना दूत मंडल भेजता है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसके समय में दोस्तों गंगई कोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध बृहदेश्वर द्वितीय मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो बृहदेश्वर द्वितीय मंदिर का निर्माण यानी कि इस राजेंद्र प्रथम के समय होता है। और दोस्तों जो उसके जो पिताजी थे, यानी कि कहने का मतलब राजराज प्रथम ने दोस्तों बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये प्रथम तो किसने बनवाया, यानी कि राजराज प्रथम के द्वारा, और द्वितीय जो बृहदेश्वर द्वितीय मंदिर किसने बनाया, राजेंद्र द्वितीय के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, इसने वैदिक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की दोस्तों, और उसमें इस वैदिक शिक्षण संस्थान में दोस्तों कम से कम 300 छात्र पढ़ते थे, और यहाँ पर अध्यापकों की संख्या 14 अध्यापक यानी कि शिक्षक थे। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक शिक्षण संस्थान भी स्थापित करवाता है। ठीक है,
राजेंद्र प्रथम प्रथम को दोस्तों एक अलग से उपाधि दी गई थी, यानी कि इसको दक्षिण का नेपोलियन भी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा गया। और इसके शासनकाल को गोल्डन एज यानी कि चोलों का गोल्डन एज या चोलों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके काल में दोस्तों स्थापत्य और स्थापत्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति होती है, इसलिए इसके काल को चोलों का स्वर्ण काल भी कहा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम भारतीय शासक था। इसने भारत की सीमाओं के बाहर जल मार्गों द्वारा यानी कि बंगाल की खाड़ी में पूर्वी एशिया के देशों के विरुद्ध अपने जहाजी बेड़ों का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक था। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो सुदृढ़ नौसेना के कारण जो बंगाल की जो खाड़ी है, वो बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहा जाता है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है उसको चोलों की झील कहा गया है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय देखिएगा दोस्तों। इस राजेंद्र प्रथम की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विजय थी दोस्तों, वो 1035 के अंदर जो कडारम के एक श्री विजय साम्राज्य के एक शासक था दोस्तों, कुलोतुंग वर्मन को विरुद्ध सैनिक अभियान करता है और उसको पराजित करता है। और दोस्तों देखिएगा, जो श्री विजय साम्राज्य के अंदर कितने द्वीपीय देश थे? एक तो मलाया जो इंडोनेशिया के आसपास, ठीक है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, तो इन 3 द्वीपों पर वो इस श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण करता है और अपना सैनिक अभियान सफल बनाता है। ठीक है, तो वहाँ के शासक कौन था दोस्तों? कुलोतुंग वर्मन को पराजित करता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विजय थी दोस्तों, किसकी? इस जो राजेंद्र प्रथम की इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विजय थी। ठीक है, इसके साथ ही देखिए दोस्तों, राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ और उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? राजेंद्र प्रथम करवाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में जिसका उत्तराधिकारी, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, जो राजाधिराज प्रथम शासक बनता है। ठीक है, तो राजाधिराज प्रथम की अगर बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम क्या करता है? उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि शासक बनता है चोल साम्राज्य का। ठीक है, यानी कि इसके बारे में अगर देखें तो चेर पांडे यानी प्लस और लंका, यानी कि ये दोनों ने मिलकर राजाधिराज प्रथम के विरुद्ध एक सैनिक संघ बनाया, जिसने राजाधिराज ने उसे तोड़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, कहने का मतलब है कि राजाधिराज प्रथम के विरुद्ध चेर पांडे और लंका दोनों ने मिलकर इसके विरुद्ध एक सैनिक संघ बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ही पराक्रमी शासक था, इसने भी इस संघ को तोड़ने में बहुत ही सफलता प्राप्त की है। ठीक है, देखिए इसके बारे में और देखें तो कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, यानी कि जो कल्याणी की जो चालुक्य थे दोस्तों, उनको पराजित करता है और विजय राजेंद्र की उपाधि भी धारण करता है। और कल्याणी नगर में ही अपना राज्याभिषेक भी करवाता है दोस्तों। कौन करवाता है? राजाधिराज प्रथम करवाता है। ठीक है, इसने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जो प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ कराने का अंतिम उदाहरण मिलता है। यानी कि प्राचीन भारत में देखें तो दोस्तों ये एक अंतिम उदाहरण था प्राचीन भारत में, जो अश्वमेध यज्ञ करवाता राजाधिराज के द्वारा। इसे श्रीलंका में विद्रोह के दमन के प्रसंग में वहाँ की एक राजमाता थी, इस राजमाता की इसने नाक भी कटवा देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसका जो अधिकार था, इसका अधिकार क्षेत्र यानी कि श्रीलंका तक भी था दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके समय में दोस्तों एक युद्ध होता है, कोपम का युद्ध होता है। यानी कि कोपम के युद्ध में दोस्तों ये चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वारा पराजित हुआ और वह उसी युद्ध के अंदर मारा जाता है। कौन? राजाधिराज प्रथम मारा जाता है। दोस्तों आगे वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सिर्फ जो युद्ध है उन युद्धों की हम चर्चा करेंगे उस एक अलग वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा और आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी यानी कि चोल शासक यानी चोल साम्राज्य में जितने भी युद्ध हुए हैं उनको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद में दोस्तों कोपम के युद्ध में दोस्तों ये सोमेश्वर द्वारा
द्वारा ये पराजित हो जाता है और वह उस युद्ध में मारा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों राजेंद्र द्वितीय क्या बनता है, शासक बनता है। देखिए दोस्तों, राजेंद्र द्वितीय है, उसकी उपाधि है प्रकेसरी की उपाधि। ये कौन सी उपाधि धारण करता है, प्रकेसरी की उपाधि धारण करता है। देखिएगा, कोपम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी युद्ध क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्य को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है। देखिए दोस्तों, इसकी एक फैक्ट याद रखिएगा कि राजेंद्र द्वितीय ये युद्ध भूमि के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसने कल्याणी के चालुक्य को पराजित करता है और वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, कौन, राजेंद्र द्वितीय। इसने कोल्हापुर में विजय स्तंभ भी स्थापित करा। जब इस जीत की खुशी में दोस्तों ये कोल्हापुर है, कोल्हापुर के अंदर विजय स्तंभ भी स्थापित करवाता है और दोस्तों वहाँ पर उसने प्रकेसरी की उपाधि भी धारण करता है। दोस्तों ये जो राजाधिराज है इसका ये अनुज यानी कि उसका छोटा भाई था ये। ठीक है, 1062 ईस्वी में चोल सेनाओं द्वारा कुडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर फर्स्ट यानी कि चालुक्य को वह पराजित करता है। कौन, राजेंद्र द्वितीय करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट करेगा और कमेंट में जो भी आपकी समस्या है वो आप समस्या टाइप करके मेरे को बिल्कुल करिएगा कमेंट। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अगला जो शासक है वीर राजेंद्र की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, वीर राजेंद्र की जो उपाधि है राजकेसरी, और आपको पता राजेंद्र द्वितीय की उपाधि कैसी है, यानी कि प्रकेसरी। तो याद रखिएगा, राजकेसरी और प्रकेसरी। राजकेसरी वीर राजेंद्र की और प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय की। इसके बारे में हम देखें तो इसी के काल में दोस्तों पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपमान एवं रोग से त्रस्त होकर दोस्तों तुंगभद्रा नदी में डूबकर वह क्या कर लेता, आत्महत्या कर लेता। कौन, सोमेश्वर ने। ठीक है, और दोस्तों इस वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ भी बनवाता है। ठीक है, और वीर राजेंद्र द्वितीय का ये क्या था दोस्तों, ये छोटा भाई था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो शासक है दोस्तों हम देखते हैं अगला शासक की बात अगर करें अधिराजेंद्र की हम बात करते हैं। देखिएगा, अधिराजेंद्र है दोस्तों, इसके समय में जन विद्रोह हो जाता है। यानी कि जो अधिराजेंद्र जब शासक बनता है तो जनता क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है और जनता ही दोस्तों अधिराजेंद्र की हत्या कर देती है। यानी कि इसने क्या किया, यानी कि वैसे ये मतलब शासक अच्छा शासक नहीं था, क्योंकि जनता ही इसका विद्रोह कर रही है तो कुछ ना कुछ इस शासक में कुछ ना कुछ कमियां तो थी। ठीक है, तो जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है और जनता विद्रोह करने के साथ इसकी हत्या कर देती है। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, उसने जो रामानुज है यानी कि रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं यानी कि रामानुज को ये प्रताड़ित भी करता है। कौन, अधिराजेंद्र। इसके समय में विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य का दोस्तों वह समाप्त हो जाता है। चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है, फिर उदय होता है दोस्तों कौन, चोल चालुक्य वंश का उदय होता है। तो दोस्तों हम आज का वीडियो इतना ही अपन लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, और कल हम बात करेंगे दोस्तों अधिराजेंद्र के पश्चात उदय होता है चोल चालुक्य वंश। हम कल वाले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।